चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी ने करारा हमला किया और कहा, चीन के साथ कांग्रेस का इश्क चल रहा है। बीजेपी ने चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दुश्मन देश भारत को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से इश्क और मुश्क छिपाए से नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कांग्रेस और चीन के बीच चल रहे प्रेम के बारे में सभी को पता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए कथित समझौते के बारे में जानकारी भी मांगी। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार को खूब झकझोरने लगी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारी दबाव में हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विफल घरेलू शासन और जोखिम भरी विदेश नीति की कटु आलोचना करके बीजेपी सरकार को हिलाने के मौके के इंतजार में है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चीनी अखबार की ये तारीफ सामान्य नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। भारतीय सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने की चीनी सेना की कोशिश विफल करने के बाद चीन के सरकारी अखबार की इस रिपोर्ट से उस देश की हताशा का पता चलता है और वो कांग्रेस को ऐसी पार्टी के तौर पर देखता है जो उसका एजेंडा चला सकती है। बीजेपी नेता ने कहा कि चीन और कांग्रेस के बीच प्रेम सार्वजनिक है और ये उस एमओयू से जुड़ा हुआ है जिस पर 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हस्ताक्षर किए थे। पात्रा ने सवाल किया कि चाहे पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो या चीन, आखिर क्यों ये सभी कांग्रेस को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपने डोजियर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को शामिल किया था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को बधाई, पहले आप पाकिस्तान के हीरो थे, अब आप चीन के भी हीरो हो गए हैं, लेकिन भारत के लिए आप एक बड़ा जीरो हो। आप हमारे दुश्मन के लिए हीरो हो। चीन प्रतिकूल स्थिति में है और भारत पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। ये भारत विरोधी रुख की उत्कृष्ट परिभाषा है। उन्होंने डोकलाम संकट के दौरान राहुल के चीनी राजदूत से मुलाकात और चीनी दूतावास द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन में कथित चंदे का उल्लेख भी किया। पात्रा ने कहा कि राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन अब दुश्मन भारत पर हमले के लिए कांग्रेस के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग नाम अब काफी हद तक सोनिया जिन और राहुल पिंग जैसा लगता है। इसके जवाब में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की है, लेकिन सत्तारूढ़ दल उन लोगों पर सवाल उठा रहा है जो प्रश्न करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के साथ विश्वासघात करना बंद करें। मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, लेकिन बीजेपी दूसरों को लेक्चर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी के बाद सोनिया गांधी के पास वैसी ही चिट्ठी यूपी से आई है। कांग्रेस संगठन में मची खींचतान के बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी से करीब 1 वर्ष पहले निष्कासित किए गए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर खूब सुनाया। 4 से 5 दशक तक कांग्रेस की सेवा करने वाले इन नेताओं ने पार्टी में हावी परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोनिया से कहा, कांग्रेस संगठन को परिवार से ऊपर उठकर चलाएं। साथ ही आगाह किया कि इन हालातों में कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएगी। पिछले वर्ष नेहरू जयंती पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर पार्टी के पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी की अध्यक्षता में वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बैठक की थी। इसे अनुशासनहीनता मानकर पार्टी ने 10 वरिष्ठ जनों को निष्कासित कर दिया था। सभी ये कहते रहे कि निष्कासन पार्टी संविधान के खिलाफ हुआ है, लेकिन उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन मिला नहीं। हालांकि ये वरिष्ठ जन अभी भी खुद को कांग्रेसी ही मानते हैं। अब वर्तमान में जब संगठन में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो पूर्व सांसद संतोष सिंह ने सभी वरिष्ठों की सहमति से एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा है।
इसमें कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पार्टी और देश को बनाया। आपके नेतृत्व में भी पार्टी को बल मिला। पत्र में कहा गया कि पिछले कुछ समय से पार्टी जिस तरह से चल रही है, उससे कांग्रेस जनों में असमंजस और अवसाद की स्थिति है। प्रदेश कांग्रेस में लाए गए कुछ पदाधिकारियों पर निशाना साधते हुए लिखा कि आर्थिक पैकेज पर ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं हैं। वे पार्टी की दिशा दशा निर्धारित कर रही हैं। पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पर बिना नामजद तंज कसा, कहा कि रात भर में किसी को पदाधिकारी तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो नेता नहीं बन सकता। उसके लिए संघर्ष और परिपक्वता चाहिए। 10 वरिष्ठों के निष्कासन पर, वरिष्ठों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। पत्र पर पूर्व सांसद संतोष सिंह सहित पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र, विनोद चौधरी, राजेंद्र सिंह सोलंकी, सिराज मेहंदी, नेकचंद पांडे, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी और पूर्व प्रदेश महामंत्री संजीव सिंह के हस्ताक्षर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और कपिल सिब्बल के बाद अब मनीष तिवारी ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष तिवारी का कहना है कि अगर हमारी बातों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम पार्टी के अंदर अपना सवाल उठाते रहेंगे और लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे जाने के बारे में मनीष तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस आज गहन चुनावी वैचारिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। चुनौती 2014 और 2019 के चुनावों में हमारी लगातार 2 हार और देश भर में हमारे कम हो रहे जनाधार से रेखांकित है। एक समय चुनावी कायाकल्प 2024 में कांग्रेस के लिए एक शानदार रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम उस राह पर नहीं हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से असंतुष्ट नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और पार्टी को बेहतर करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे। मनीष तिवारी कहते हैं कि फिलहाल सेक्युलरिज्म का सवाल सबसे अहम है, लेकिन क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की सर्वधर्म समभाव के रूप में व्याख्यान करने को तैयार है, या फिर कोई और तरीका पार्टी अनैतिक आकर्षण का मुकाबला कैसे करती है? इसके अलावा तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रवाद ने चुनौती को और बढ़ा दिया है कि हम ये स्पष्ट करने में असफल रहे कि हमारा राष्ट्रवाद भाजपा की जासूसी और बहिष्कारवादी पेशी से असीम रूप से श्रेष्ठ है। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जबकि दक्षिणपंथियों ने उपनिवेशीवादी के साथ सहयोग किया। ये आश्चर्यजनक है कि हम अपनी खुद की विरासत को उपयुक्त बनाने में असफल रहे हैं। गांधी परिवार पर विश्वास खो देने के बारे में तिवारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी से उनका भरोसा अभी खोया नहीं है। वो कहते हैं, मैं सोनिया गांधी का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपनी दिवंगत मां का। उन्होंने हमें 19 सालों तक गरिमा, संवेदनशीलता और समभाव के साथ हमारा नेतृत्व किया और 2 यूपीए सरकारों को बनाने और दिशा देने के लिए वही जिम्मेदार थीं। अगर हम उनके प्रति विश्वास खो चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि हमने सामूहिक रूप से उन्हें चिट्ठी लिखी होगी? उनसे ये भी पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी आपके टारगेट हैं, तो उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण विचार बताकर खारिज कर दिया। मनीष तिवारी से जब ये पूछा गया कि अगर इसके बाद भी आपकी चिंताओं पर विचार नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा, इस पर बहुत संभल कर तिवारी कहते हैं कि हम आंतरिक रूप से लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। पार्टी को ये पहचानना होगा कि हर बार जब किसी मुद्दे को झंडी दी जाती है तो वह असहमति नहीं होती। बातचीत की स्थिति बहुत कम होती है। यदि आप बहस और चर्चा नहीं करने जा रहे हैं तो आप विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की स्थिति को कैसे परिष्कृत करेंगे? हम जल्द ही संसद सत्र शुरू करने वाले हैं। भारतीय क्षेत्र में चीन का कब्जा है। सरकार वास्तव में बढ़ गई है। हालांकि चीनियों ने बीजेपी के क्षेत्र को नहीं पकड़ा, उन्होंने भारतीय क्षेत्र को हड़प लिया। क्या हम सभी भारतीय पहले नहीं हैं? क्या हमें अपने सशस्त्र बलों को यह संदेश नहीं देना चाहिए कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ है? मनीष तिवारी कहते हैं, चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताओं पर विचार करने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ तक कि अगर मैं एक के अल्पमत में होता तो भी मैं गंभीर मुद्दों पर हस्ताक्षर करता।
उनका कहना है कि इसे बड़ी पार्टी और देश के हित में एक निस्वार्थ कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। पार्टी के बंटने को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि कोई विभाजन क्यों होना चाहिए, उन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए जो इस तरह के कदम पर विचार नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उमर अब्दुल्ला ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत के अलावा वो सियासत में अपना कोई भविष्य नहीं देखते। मतलब ये कि जो बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए उन्हें मंजूर है, वो इसी फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे नेता हैं जो आज भी 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में जीना चाहते हैं। नतीजा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले पर दो फाड़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले सियासी माहौल में तालमेल बैठाते बैठाते खुद असमंजस में पहुंच गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समेत लगभग उनके सभी नेता प्रशासनिक पाबंदियों से बाहर हैं। लेकिन पार्टी के अंदर नीतिगत विचारों की दो नाव बहने लगी हैं। पार्टी का एक गुट बदले हालात के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा अभी भी 5 अगस्त के पहले की स्थिति पर अटका है। इन्हीं मतभेदों को पाटने के लिए पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कमान संभाल रखी है। फारूक अब्दुल्ला का अन्य दलों से संवाद और उसके बाद गुपकार घोषणा को दोहराना अपने साथ कट्टरपंथी गुट को भी जोड़े रखने की मुहिम का ही हिस्सा था। वहीं कई बार शीर्ष नेतृत्व के बीच का रास्ता खोजने की चाह भी दिखाता दिखा। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ कर चुके हैं कि वह भारत के बिना किसी तरह की सियासत में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस समय कश्मीर में पार्टी की सियासी गतिविधियों और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है। इस प्रक्रिया में नासिर असलम वानी और तनवीर सादिक जैसे नेता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में बदले हालात के मुताबिक बदलाव लाने की कवायद में जुटे हैं। दूसरी तरफ आगा सैयद रहुल्ला, मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुल रहीम राथर जैसे नेता अभी भी पुराने रुख पर अटके हैं। पीडीपी की अंतर्कलह सार्वजनिक हो चुकी है, क्योंकि पार्टी की मीटिंग में नेता नहीं आ रहे हैं और पीडीपी की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे ही मतभेद उभरने लगे हैं। कट्टरपंथी वर्ग पार्टी को आगे बढ़ाने की मुहिम को लगाम लगा रहा है। इसे नाराज करना फारूक और उमर के बस की बात नहीं है। इसलिए गुपकार घोषणा को संगठन को एकजुट रखने का एक तरीका मान सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का एक वर्ग बदले हालात को लेकर समझौता कर पहले राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा के गठन के मुद्दे पर आगे बढ़ने का पक्षधर है। तभी तो इसी गुट ने सुनियोजित तरीके से मार्च में स्थानीय अखबारों में लेख लिखकर बदले हालात के साथ समझौते का विचार दिया था। कहा जाता है कि ये लेख उमर की मर्जी से ही छपे थे। इन पर आगा सैयद रहुल्ला समेत पार्टी के कुछ खास नेताओं ने ऐतराज जताया था। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने की बात भी कही थी। बाद में उमर ने सफाई दी कि लेख इन नेताओं की निजी राय है। पीडीपी छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी भी पूछ चुके हैं कि गुपकार घोषणा को एजेंडा बनाया जाना तो ठीक है, लेकिन इसे हासिल करने का तरीका क्या होगा। वह यहां तक कह चुके हैं कि अगर पार्टी के नेता कुछ रियायतों का दरवाजा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के संगठन में आमूलचूल बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखने वाले अब सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करने लगे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मनमोहन सिंह, एके एंटनी, राहुल समेत एक धड़े ने चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं की तीखी आलोचना की थी। लेकिन सभी 23 नेताओं के रुख में अब तक कोई बदलाव नहीं दिखा है। अब चिट्ठी लिखने वाले सभी नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी साफ बताएं कि वह खुद को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे या नहीं। अगर नहीं तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को ऐसी डिमांड करने से रोकें। दोनों धड़ों के बीच सुलह कराने की कोशिश में कुछ नेता लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने भी इन 23 नेताओं को सुनने पर हामी भरी है, बशर्ते पार्टी अनुशासन की लक्ष्मण रेखा पार न हो।
चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की शिकायत है कि पार्टी नेतृत्व ने 24 अगस्त को CWC की बैठक के बाद से संपर्क नहीं किया है। हालांकि बातचीत की संभावना बनती दिख रही है। हो सकता है कि 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान सोनिया इन नेताओं से मुलाकात करें। मगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों को इन नेताओं के सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और निजी मुलाकातों से आपत्ति है। सूत्र बताते हैं कि सोनिया चाहती हैं कि 23 नेताओं के 2 प्रतिनिधि चिट्ठी में उठाए गए 2 बिंदुओं पर उनसे बात करें। हालांकि ये नेता चाहते हैं कि पहले अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति साफ हो कि राहुल प्रत्याशी बनना चाहते हैं या किसी गैर गांधी को मौका देना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि असहमति जताने वाले आधे से ज्यादा नेताओं को राहुल के दोबारा अध्यक्ष बनने से कोई गुरेज नहीं है। उन्हें शिकायत है कि राहुल नेता नहीं बनना चाहते और प्रॉक्सी के जरिए संगठन चलाते हैं। पिछले साल सोनिया गांधी ने 17 सदस्यीय समूह बनाया था। उसका काम था दिन भर के बड़े मुद्दों पर चर्चा करना। इसमें मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, AK एंटनी के अलावा अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, KC वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता शामिल थे। मगर 25 अक्टूबर 2019 के बाद से इस ग्रुप की एक भी बैठक नहीं हुई और राहुल अपने स्तर से मुद्दा उठाते रहे हैं। 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी से लगी आग अभी धधक रही थी कि उत्तर प्रदेश से भी लेटर बम फूट गया। पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायकों विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और संजीव सिंह के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी को भी निशाने पर ले लिया गया। चिट्ठी में दावा किया गया कि ये नेता पिछले 1 साल से सोनिया से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन अब तक बात बनी नहीं। इन नेताओं को पिछले साल पार्टी से बाहर कर दिया गया था। पार्टी नेतृत्व को चेतावनी देते हुए चिट्ठी में कहा गया कि अगर वे नहीं चेते तो पार्टी यूपी में खत्म हो जाएगी। इन नेताओं ने सोनिया गांधी को परिवारवाद से दूर हटकर पार्टी को बचाने का सुझाव भी दिया। मतलब ये कि नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के हाथों में पार्टी की कमान नहीं देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अभिनेत्री कंगना रनौत से अपनी फजीहत करा रहे संजय राउत मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। इस वजह से उनकी चौतरफा आलोचना की जा रही है। लेकिन बड़बोले संजय राउत ने इस बीच एक और ट्वीट किया तो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें अपने रडार पर ले लिया। संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। इसी बात पर संबित पात्रा ने राउत को लपेटे में लिया। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि जय महाराष्ट्र, और इसके साथ ही एक शायरी भी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। राउत के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में? ड्रग, डेथ और मर्डर नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो। महाराष्ट्र में इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला बेहद चर्चा में बना हुआ है। आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। एनसीबी पहले ही रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को रिमांड पर ले चुकी है और अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रिया के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। बता दें कि सुशांत के मामले में कंगना लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती रही हैं। इसको लेकर ही हाल ही में संजय राउत ने कंगना रनौत को अपशब्द कह दिया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। कंगना रनौत को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, क्या कंगना रनौत में इतनी हिम्मत है कि वो अहमदाबाद के बारे में ऐसा बोल सके? उन्होंने कहा, अभिनेत्री कंगना रनौत अगर महाराष्ट्र से माफी मांगेंगी तो ही मैं माफी के बारे में सोचूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।